वंदे मातरम दोस्तों, मैं रुपेश सेठी आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बताइए कैसे हैं आप। हाँ, अभी अपन 1892 अधिनियम तक पढ़ चुके थे। भारत शासन अधिनियम 1892 तक अपन जानकारी ले चुके थे। अब कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस चीज से पढ़ा रहे हैं, किस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, यह हमारी बुक भारत की राज व्यवस्था, ऑथर है इसके एम लक्ष्मीकांत। क्लियर। और ये लेटेस्ट एडिशन है आपका, छठा संस्करण। इससे हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको भी पॉलिटी पढ़नी है या भारतीय संविधान घर पर पढ़ना है तो आप इसी बुक से पढ़िएगा। पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक है ये, और इससे आपके पूरे बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे। और जब तक पॉलिटी में बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको संविधान समझ में नहीं आएगा। यह बात आप ध्यान रखना। क्लियर। किसी भी सस्ती बुक को पढ़ने से अच्छा है एक अच्छी ब्रांडेड बुक पकड़ी जाए। तो पॉलिटी में सबसे ब्रांडेड बुक यही है। और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी पढ़ो ब्रांडेड ही पढ़ो। डालडा और तेल खाने से अच्छा है कि देशी घी खाया जाए। तो पॉलिटी का देशी घी ये है। क्लियर। आगे बात करते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1892 तक हम पढ़ चुके थे, और आज जो हमारे सामने अगला चैप्टर आ रहा है वो है भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसके नाम से ही हमारे सामने पहला प्रश्न आ चुका है कि इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से क्यों जाना जाता है। तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। जो लॉर्ड मार्ले थे वो कौन थे? उस समय के भारत सचिव, जिसे क्या बोला जाता था? भारत मंत्री भी बोला जाता था। जबकि जो लॉर्ड मिंटो थे तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय भी बोला जाता था। इन दोनों, मार्ले तथा मिंटो, मतलब भारत मंत्री और वायसराय, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस अधिनियम को बनाया गया था या पारित किया गया था। इसीलिए इसे क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। उसके बाद एक छोटी सी चीज और यहां पर जानकारी, आपको पता है भारत मंत्री या भारत सचिव को परामर्श देने के लिए एक 15 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, जिसे क्या कहा जाता था? भारत परिषद। इस भारत परिषद में 1907 में 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था। उनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो वो भी याद रखना आप। पहला सदस्य था के.जी. गुप्ता, और दूसरा सदस्य जो था वो था सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 सदस्य थे जिन्हें भारत परिषद, मतलब जो कि भारत मंत्री की परिषद थी 15 सदस्यों की, उसमें 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था। उसके बाद आपको यह भी पता है कि वायसराय की भी एक कार्यकारी परिषद होती थी, जिसे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में सृजित किया गया था। उसमें 4 सदस्य होते थे रेगुलेटिंग एक्ट के समय, लेकिन 1892 तक आते आते उसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 10। तो इस गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी पहली बार एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया था। उसका प्रश्न लेक्चर परीक्षा में, व्याख्याता परीक्षा में पूछा जा चुका है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा में। तो क्या नाम था उनका? नाम पढ़ लेते हैं उनका। एस.पी. सिन्हा। पूरा नाम था इनका सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो ये यहां तक की बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं अपन। तो और देखिए उस समय की परिस्थितियां क्या क्या थी। एक बेसिक बात कि जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो एक आपको एक समिति याद रखनी है जिसका नाम है अरुंडेल समिति। इस अरुंडेल समिति को 1906 में बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद के द्वारा। अरुंडेल समिति को 1906 में ब्रिटिश संसद द्वारा गठित किया गया था। और क्यों किया गया था? तो वो किया गया था भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए। भारत में राजनीतिक सुधार करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। और इस समिति ने ही भारत शासन अधिनियम 1909 को लाने की स्वीकृति प्रदान की थी या सिफारिश की थी। क्लियर। अगली बात करते हैं अपन। भारत शासन अधिनियम 1909 लाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे?
प्रावधानों पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले चर्चा करते हैं कि कारण क्या थे, क्योंकि हमें कारण भी तो पता होना चाहिए कि क्यों लाया गया यह अधिनियम। तो कारणों में सबसे पहला कारण जो देखते हैं अपन, वो आता है लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कार्य। आप सबको पता है कि 1909 अधिनियम लाने के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल या वायस राय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत विरोधी कार्य किए गए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भारत विरोधी कार्य था वो क्या था? बंगाल का दोषतापूर्ण, मतलब गलत तरीके से विभाजन, जिसे इतिहास में आप क्या बोलते हो? बंग भंग, मतलब बंगाल को विभाजित कर दिया गया था गलत तरीके से। तो इस वजह से हिंदू तथा मुस्लिमों में गहरा असंतोष था। क्लियर? पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, कांग्रेस। आप सभी को पता है कि कांग्रेस 1905 में 1905 तक आते आते दो भागों में विभाजित हो चुकी थी, जिसका पहला भाग तो क्या था? नरम दल, और दूसरा भाग क्या था? गरम दल। नरम दल को आप उदारवादी और गरम दल को उग्रवादी इस नाम से भी जानते हैं। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी बता देता हूं। 1905 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था भाई बनारस में। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था, और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, मतलब उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा के नेताओं के मध्य अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के लिए एक मतभेद हो गए थे। और 1907 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ? सूरत में, सूरत अधिवेशन। इस सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल के नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। मतलब इन दोनों के मध्य एक गहरी खाई हो चुकी थी। और आपको एक बात पता है कि उदारवादी, अगर उदारवादियों को अंग्रेज सरकार से कोई बात मनवानी है या प्रशासनिक सुधार करने, तो उदारवादी लोग क्या करते थे? उदारवादी नेता क्या करते थे? मोमबत्तियां जलाते थे और धरने प्रदर्शन देते थे, मतलब बिल्कुल अहिंसा पूर्वक काम करते थे। और जो उग्रवादी विचारधारा के नेता थे ये क्या करते थे? ये अंग्रेज सरकार के ऊपर बम फोड़ते थे, गोलियां चलाते थे। तो आप सभी को पता है जिसकी विचारधारा अलग होती है उससे लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। तो यही कारण था कि उग्रवादियों का जो प्रभाव था वो भारतीय जनता पर गहरे तरीके से बढ़ता जा रहा था, और इस प्रभाव को रोकना अति आवश्यक समझा जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि अगर उग्रवादियों का प्रभाव इसी तरीके से बढ़ता रहा तो भारत में 1857 की क्रांति के जैसे हालात पुनः पैदा हो सकते हैं। और उग्रवादियों के प्रभाव को रोकने के लिए किसे संतुष्ट करना आवश्यक था? उदारवादी दल के नेताओं को। तो इसीलिए उदारवादी दल के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1909। क्लियर? तो ये दो मुख्य कारण थे जो भारत शासन अधिनियम 1909 को जारी करने के पीछे मुख्य भूमिका रखते थे। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या हुआ या इसके प्रावधान क्या क्या थे। तो अब प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए आप, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? एक बात याद रखना कि भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले तत्कालीन भारत मंत्री थे और लॉर्ड मिंटो भारतीय गवर्नर जनरल या वायस राय थे। इन दोनों के द्वारा लाया गया, इसलिए क्या कहलाया ये? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर? अब अपन बात करते हैं इसके प्रमुख प्रावधानों पर। तो प्रमुख प्रावधानों में पहला प्रावधान जो आ रहा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यही जो प्रावधान था वो आगे जाकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनेगा। क्लियर? तो देखिए आप, पहला प्रावधान क्या है? तो पहला प्रावधान है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। पहला प्रावधान है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत।
इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में धर्म के ऊपर धर्म के आधार पर निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई तो उस पर देखते हैं चर्चा। देखिए भाई, जो भी निर्वाचन का आधार होता है वो क्या होता है कि या तो जनसंख्या के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर, मतलब 5 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति निर्वाचित होगा, या किसी भी क्षेत्र विशेष उसके क्षेत्रफल के आधार पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। यही होता है हमारे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन यहां पर निर्वाचन का आधार जो था वो क्या रखा गया था, यहां पर निर्वाचन का आधार रखा गया संप्रदाय या धर्म। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी निवास करती है वहां से कोई मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो यही क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन। मतलब मुस्लिम क्षेत्र से मुस्लिम प्रतिनिधि चुनाव लड़े, यही सांप्रदायिक निर्वाचन है जो धर्म के आधार पर सीटों का विभाजन करता है। निर्वाचन सीटों का विभाजन करता है, यही सांप्रदायिक निर्वाचन कहलाता है। अब इसमें संप्रदाय के आधार पर तो दिया ही गया था, लेकिन साथ में कुछ और लोगों को भी इसके अंतर्गत आरक्षण दिया गया था। जैसे सबसे पहली बात मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, उसके बाद दूसरा जो आरक्षण था वो किस आधार पर दिया गया, व्यापारियों को। मतलब कुछ निर्वाचन सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई, व्यापारियों के लिए। और कुछ सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई, जमींदारों के लिए। मतलब जो निर्वाचन का आधार था वो एक निश्चित क्राइटेरिया में कर दिया गया। कुछ क्षेत्र मुस्लिम सीटें रिजर्व कर दी गई, वहां से मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं और उनको वोट भी कौन देंगे, मुस्लिम लोग। और कुछ सीटें व्यापारियों तथा जमींदारों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो यह था भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, प्रावधान नंबर 1। क्लियर। अब आपको एक बात बता देता हूं, जो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन आया है ना, जो मतलब मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई है, इसका विरोध अरुंडेल समिति के द्वारा भी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। क्लियर। तो अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, प्रावधान नंबर 2। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान था जो भी आपको बताया। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद तथा राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या को भी बढ़ा दिया गया था। तो देखिए, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या अपन ने क्या पढ़ी थी 1892 में, 16 सदस्य। तो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। क्लियर। जिसमें से 33 सदस्य मनोनीत और 27 सदस्य निर्वाचित। यह तो केंद्रीय विधान परिषद का क्राइटेरिया है। अगर अपन बात करें राज्य विधान परिषद की, तो प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 30। परंतु 3 प्रांतीय विधान परिषदें ऐसी थी, एक तो बंगाल, एक मद्रास और तीसरी बंबई। इन तीनों में प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या कितनी रखी गई, 50-50। क्लियर। बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों प्रांतीय विधान परिषदों में विधान परिषद की सदस्य संख्या 50 निर्धारित की गई, जबकि अन्य सभी प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 30। जबकि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिसमें से 33 सदस्य मनोनीत होंगे और 27 सदस्य निर्वाचित होंगे। आपको यह भी पता है कि इन 33 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा, गवर्नर जनरल या वायसराय करेगा, जबकि 27 सदस्य जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे। क्लियर। ये प्रावधान नंबर 2। अब बात करते हैं अपन प्रावधान नंबर 3 की। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद सदस्यों को कुछ अधिकारों में कुछ वृद्धि भी की गई थी। तो क्या वृद्धि की गई थी वो भी देख लेते हैं। बजट विधेयक। बजट विधेयक पर प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य थे वो अब संकल्प प्रस्ताव या संशोधन प्रस्ताव रख सकते थे। संकल्प प्रस्ताव या संशोधन प्रस्ताव रख सकते थे। और दूसरा, अनुपूरक प्रश्न भी
पूछ सकते थे। ये थे भारत शासन अधिनियम के प्रावधान जो कि कंप्लीट हुए अपने। अब देखिए, इस अधिनियम के पश्चात कुछ नेताओं के द्वारा कुछ बातें कही गई थी, कुछ उद्धरण वाक्य कहे गए थे। वो क्या कहे गए थे मैं बोल रहा हूं आपसे, आप लिखते जाना। सबसे पहला जो वाक्य कहा था वो कहा था लॉर्ड मिंटो ने, जो कि कौन थे, हमारे गवर्नर जनरल थे। इन लॉर्ड मिंटो ने एक लेटर लिखा था किसे, लॉर्ड मार्ले को। और उस लेटर में क्या कहा था इन्होंने कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। मतलब हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। वाक्य समझ में आया आपके कि मतलब हम भारत में पहले ही इतना सांप्रदायिक विभेदन है, इतनी सांप्रदायिक आधार पर लड़ाइयां होती है, और अब अपन ने उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन भी लागू कर दिया है। मतलब उसके अब दांत बो दिए अपन ने, तो इसका फल भीषण होगा। और आप सभी को पता है इसका फल कितना भीषण हुआ कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और भारत और पाकिस्तान विभाजन पर आपको आपने अगर गदर फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कितना दर्दनाक सीन रहा था उस समय का, कि इधर से मुस्लिमों को काट कर भेजा जाता था और उधर से हिंदुओं की लाशें आती थी ट्रेनों में भर भर के। ये एक बड़ा विध्वंसकारी रिजल्ट रहा था इस अधिनियम का। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा कहा था के एम मुंशी। के एम मुंशी ने कहा था कि अंग्रेजों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। इस अधिनियम के बाद के एम मुंशी साहब ने कहा था कि अंग्रेजों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। और तीसरी बात जो कि किसने कही थी, मजूमदार साहब ने क्या कहा है कि इस अधिनियम के प्रावधान चंद्रमा की चांदनी के समान है। जैसे चंद्रमा की चांदनी केवल एक दिन होती है, पूर्णिमा के दिन, वैसे ही इसके भी क्या है, बिल्कुल लघुकालिक या बिल्कुल छोटे टाइम के लिए इसके प्रावधान निर्धारित हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो कोट का है वो किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम के पश्चात कहा था कि हमारा तो सर्वनाश ही हो गया। क्लियर। तो ये सब बातें हुई भारत शासन अधिनियम 1909 की, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल का आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट हमेशा आप YouTube पे किया कीजिए। धन्यवाद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9414741888। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर। अब मिलेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1909 में। धन्यवाद।